हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 9 ऑफ कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम दो चीज़ पढ़ेंगे। एक है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, अर्थात कैपेसिटर का दो प्लेट जो होता है, एक का चार्ज होता है पॉजिटिव और दूसरे का चार्ज जो होता है वो होता है नेगेटिव। अब एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, मतलब कैपेसिटर का एक पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट को अट्रैक्ट करेगा। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा ये हम कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा जो हम करेंगे वो है किरचॉफ्स लॉ इन कैपेसिटर सर्किट। तुम लोगों को पता है कि किरचॉफ्स लॉ जो अलाउ होता है वो एप्लीकेबल है रेजिस्टिव सर्किट पे। यहाँ पर हम किरचॉफ्स लॉ का एक सिमिलर लॉ यूज़ करेंगे कैपेसिटर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जानने के लिए, कि अगर तुम्हें एक कैपेसिटर का सर्किट दिया जाता है तो उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पहले उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के बाद हम उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढ लेते हैं। लेकिन कुछ सर्किट ऐसा भी होता है जहाँ पर तुम्हें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना नहीं होगा, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। जैसे कि मान लो ये एक सर्किट है, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 3 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड, यहाँ पर 6 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड और बीच में से एक 3 माइक्रोफैराड है। अगर इस बीच का 3 माइक्रोफैराड ना होता तो ये आसान था, क्योंकि ये दोनों सीरीज में था और ये दोनों सीरीज में था, फिर ये पैरेलल था। लेकिन इस बीच में ये 3 माइक्रोफैराड आने से इसका सीरीज कैपेसिटर पूरा हिल गया है, क्योंकि सीरीज और पैरेलल हम कुछ नहीं बता सकते। अभी क्या करना है? अभी देखो, हम इसको एक जाना पहचाना सर्किट है कि ये एक ह्यूस्टन ब्रिज का सर्किट है। ह्यूस्टन ब्रिज मैंने पहले कराया है, तुम देख सकते हो वह जाके। तो ये ह्यूस्टन ब्रिज तो है, लेकिन ये ह्यूस्टन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में नहीं है, क्योंकि देखो कि अगर ये C1 है, ये C2 और ये C3 और ये C4, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है C1/C2 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू हाफ एंड C3/C4 जो मिल रहा है वो है 6/3 इक्वल टू 2। मतलब यहाँ पर C1/C2 इज़ नॉट इक्वल टू C3/C4। तो हम सीरीज पैरेलल लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, हम ह्यूस्टन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन भी यूज़ नहीं कर सकते। तो करे तो क्या करे? क्या इसका करने का एक ही तरीका है, वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हम करते हैं रेजिस्टिव सर्किट में करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किरचॉफ्स लॉ को हेल्प लेकर। यहाँ पर पहले हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से ले लेंगे और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लेने के बाद हम यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। तो करने का तरीका क्या है, कैसे करना है, वो आगे आएगा। पहले हम इस नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो चलो आज का क्लास शुरू करता है। और मेरा नाम है मनोज कर्मकर और आप देख रहे हो मेरा छोटा सा चैनल फिजिक्स गुरुजी। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो मैंने लिख लिया हेडिंग लगा लो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो मान लो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो यहाँ पर एक प्लेट है और नीचे दूसरा प्लेट है। अभी हम इसको पोटेंशियल V में कनेक्ट करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, ग्राउंड कर देंगे। तो ये कैपेसिटर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा कि V पोटेंशियल में होने के कारण ये जो साइड है ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, और दूसरा प्लेट का चार्ज हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। अब क्या है कि मान लो कि दोनों प्लेट का जो सेपरेशन है वो है D और दोनों प्लेट का जो एरिया है वो A मान के चलो। अब इसका सेपरेशन D, एरिया A, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखने को मिलता है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, देखो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एक प्लेट के लिए हमें 2 इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। पहले पॉजिटिव के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो होगा E प्लस
और इस पॉजिटिव प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा सिग्मा बाई 2ε0। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। जहां सिग्मा क्या है, सिग्मा का वैल्यू होता है, सिग्मा का वैल्यू होता है Q अर्थात प्लेट का टोटल चार्ज बाई ε0, सॉरी Q बाई एरिया। सिग्मा मतलब चार्ज डेंसिटी, तो ये हो जाएगा Q बाई 2a ε0। और दूसरा प्लेट का जो फील्ड होता है वो फील्ड होता है E माइनस इक्वल टू सिग्मा बाई 2ε0। वो है प्लेट से अवे पॉजिटिव चार्ज होने के कारण, और ये होगा टूवर्ड्स द प्लेट नेगेटिव चार्ज होने के कारण, मतलब ये फील्ड भी हो जाएगा Q बाई 2a ε0। तो देखो कैपेसिटर का जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रॉब्लम करते हैं हम, तो हम लिखते हैं क्या कि टोटल फील्ड E इक्वल टू E प्लस प्लस E माइनस, और दोनों को ऐड करके मिलता है सिग्मा बाई ε0, और हम लिख सकते हैं Q बाई a ε0। लेकिन इधर हमें क्या करना है कि नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट का बीच जो एट्रैक्टिव फोर्स वो कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, तो ये सारे को हम मिटा देते हैं क्योंकि इसका ज़रूरी नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो फील्ड मिला हमें पॉजिटिव प्लेट का, ये जो पॉजिटिव प्लेट का फील्ड मिला, इस पॉजिटिव प्लेट का फील्ड में ये नेगेटिव प्लेट है, और नेगेटिव प्लेट का चार्ज कितना है, वो चार्ज है Q। तो क्या होगा कि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो हमें मिलेगा, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन F इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अभी नेगेटिव प्लेट का चार्ज जो है वो है -Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो है Q बाई 2a ε0। मतलब हमें फोर्स का जो वैल्यू मिल गया वो हो गया Q स्क्वायर बाई 2a ε0। ये है फोर्स। नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है, या नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस है कि ये फोर्स एट्रैक्टिव है, एट्रैक्टिव फोर्स है, इसीलिए नेगेटिव साइड। और फोर्स जो होगा वो होगा F इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2a ε0। तो ये है एक कैपेसिटर का दोनों प्लेट का बीच में अट्रैक्शन, अर्थात ये प्लेट दूसरे प्लेट को इसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखो किरचॉफ्स लॉ इन कैपेसिटर सर्किट अप्लाई करने के लिए मैंने पहले इसको समझने के लिए एक सर्किट ड्रॉ किया है। इस सर्किट का देखो यहाँ पर 5 कैपेसिटर है जिसका कनेक्शन तुम्हें दिख रहा है, और 2 सेल है जिसका कनेक्शन दिख रहा है। यहाँ पर हमें 2 लूप मिला, ये एक लूप है और ये एक लूप है। दोनों ही लूप में 2 सेल कनेक्टेड है, और लूप में कैपेसिटर कनेक्टेड है। लूप का जो कॉमन रीजन है वहाँ पर भी एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें ये जानना है कि कैसे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें, अर्थात कौन सा प्लेट में कितना चार्ज होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। और उसका बाद किरचॉफ्स लॉ का जो वोल्टेज लॉ, अर्थात वोल्टेज लॉ जो होता है कि एक सर्किट में और एक लूप में उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा जितना पोटेंशियल वहाँ पर दिया हुआ है। मतलब इस लूप में अगर E2 पोटेंशियल दिया हुआ है इस सेल के कारण, तो इस लूप में उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और इस लूप में E1 पोटेंशियल दिया हुआ है, तो मतलब सारे कैपेसिटर का पोटेंशियल मिला के E1 ही होगा। इसको हम जब किसी भी प्रॉब्लम में करेंगे तो आसान होगा, क्योंकि वहाँ पर कैपेसिटर का वैल्यू दिया हो जाएगा तो इक्वेशन इजी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन लिखने से इक्वेशन बहुत कठिन हो जाएगा।
तो हम यहाँ पर इक्वेशन नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम इस सर्किट से जानेंगे कि कैसे हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए और कैसे हम इसका वोल्टेज लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला काम जो होता है, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में कैसा होता है कि पहले हम करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। करंट डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम हम किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यूज़ कर सकते हैं कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या है कि कोई भी एक पॉइंट में जितना करंट आएगा उतना ही करंट बाहर जाएगा। यहाँ पर उस लॉ का रिप्लेस में हमें क्या लॉ करना है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब दो बात तय है यहाँ पर। नंबर 1 है कि कोई भी एक कैपेसिटर जो है, उस कैपेसिटर का एक प्लेट में जितना चार्ज होगा दूसरे प्लेट में उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ये श्योर है कि अगर इस प्लेट में Q चार्ज है तो उस प्लेट में माइनस Q ही चार्ज होगा, दूसरा कुछ भी नहीं होगा। दूसरा बात जो है कि जो सारे कैपेसिटर बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है उसको तो बैटरी से करंट मिलेगा, अर्थात बैटरी से चार्ज मिलेगा। लेकिन जो सारे कैपेसिटर का प्लेट बैटरी से कनेक्टेड नहीं है उसको चार्ज बैटरी से नहीं मिलता है, उसका परिवर्तन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण चार्ज मिलता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं कि मान लो कि यहाँ पर दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है और ये एक बैटरी कनेक्टेड है। अब यहाँ पर देखो 4 प्लेट हमें है, एक प्लेट, 2 प्लेट नंबर 3 और प्लेट नंबर 4। यहाँ पर देखो 2 प्लेट जिसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो इस 2 प्लेट का मैं कलर दूसरा कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। ये ब्लैक जो 2 प्लेट्स है, ये 2 ब्लैक प्लेट्स बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ये ब्लैक 2 प्लेट्स अगर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो इसको चार्ज कहाँ से मिलता है? इसको चार्ज मिलता है ऐसे, देखो कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से तो इसको पॉजिटिव Q चार्ज मिल जाएगा और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अगर इसको Q चार्ज सेंड कर रहा है, ये अच्छे से याद रखना कि बैटरी कभी भी चार्ज सेंड नहीं करते। वो क्या करता है कि पॉजिटिव प्लेट से जितना चार्ज देगा वो नेगेटिव प्लेट से उतना ही चार्ज खींच लेगा। अर्थात पॉजिटिव प्लेट से यहाँ पर प्लस Q चार्ज गया तो नेगेटिव प्लेट से प्लस Q चार्ज को खींच लेंगे, अर्थात यहाँ पर चार्ज हो जाएगा माइनस Q। तो बैटरी से ये प्लस Q माइनस Q चार्ज तो मिल गया। अब मैंने पहले ही बताया कि कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट का चार्ज जितना होगा नेगेटिव प्लेट का चार्ज उतना ही होना ही है। मतलब इसको चार्ज होगा माइनस Q। अगर इसका चार्ज माइनस Q है तो इसका चार्ज क्या होगा? तो ये दो जो प्लेट्स है, 2 ब्लैक प्लेट्स में ड्रॉ किया, ये ब्लैक प्लेट्स तो बैटरी से कनेक्टेड ही नहीं है, तो इसको चार्ज तो बैटरी से नहीं मिलेगा। इसको चार्ज कैसे मिल रहा है कि यहाँ पर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मतलब अगर यहाँ पर चार्ज माइनस Q है तो यहाँ पर प्लस Q चार्ज जनरेट होगा। मतलब ऐसा हुआ कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चला आया, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चला आया, तो ये प्लेट माइनस हो गया और ये प्लेट प्लस हो गया। तो ऐसे होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस सर्किट में हम वो 2 लॉ को, अर्थात इस 2 रूल को जो होता है इसको यूज़ करेंगे और इसको यूज़ करने से हमें क्या मिलेगा? देखो, हम पहले बैटरी का साथ कनेक्टेड जो प्लेट है उसको हम नीला रंग कर देंगे और जो आइसोलेटेड प्लेट है जो बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है उसको हम ब्लैक ही रख देंगे। तो देखो इस बैटरी के प्लेट से ये कनेक्टेड है, मतलब इस प्लेट को हम कर देते हैं ब्लू। तो इसको हम ब्लू कर देंगे, ये एक प्लेट हो गया। दूसरा ये प्लेट को भी हम ब्लू कर देंगे क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड है। तीसरा यहाँ पर देखो इस प्लेट भी बैटरी से कनेक्टेड है तो इस प्लेट को भी हम ब्लू कर देंगे। इस प्लेट बैटरी से कनेक्टेड है तो इसको भी ब्लू कर देंगे। इधर ये प्लेट बैटरी से कनेक्टेड है तो इसको हम ब्लू कर देंगे। और कोई भी प्लेट नहीं है जो बैटरी से कनेक्टेड है, मतलब ये 2 प्लेट, ये प्लेट और ये प्लेट छोड़ के और ये प्लेट छोड़ के बाकी सारे प्लेट जो है वो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। तो अब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें?
तो मान लो यहाँ पर जो E2 बैटरी है, ये E2 बैटरी क्या करेंगे, तो ये कुछ चार्ज यहाँ पर भेजेंगे और कुछ चार्ज यहाँ से ले लेंगे। तो मान लो ये E2 सेल यहाँ से कुछ चार्ज भेजा है, हम इधर से भी शुरू कर सकते हैं, इधर से भी शुरू कर सकते हैं। E2 सेल है तो मान लो यहाँ से इसको Q2 चार्ज भेजा है। अगर Q2 चार्ज यहाँ पर भेजेगा तो यहाँ से Q2 चार्ज ले लेंगे, मतलब Q2 चार्ज इधर से इधर ट्रांसफ़र कर दिया, ये बैटरी का काम ख़त्म। इस बैटरी का क्या काम है, इस बैटरी क्या करेंगे कि इसको Q1 चार्ज दे देंगे। Q1 चार्ज देंगे तो श्योर, तो Q1 चार्ज आएगा कहाँ से, एक इधर से आ सकता है, एक इधर से आ सकता है और दोनों साइड से भी आ सकता है। अगर इसका चार्ज -Q2 है तो ये तो श्योरली +Q2 होगा। इसका चार्ज Q1 लिखा तो इसका चार्ज -Q1 होगा, क्योंकि मैंने बोला कैपेसिटर का दोनों प्लेट में इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है, तो ये -Q2 होगा। तो ये -Q1 हो गया। तो देखो अब यहाँ देखो, इस जो दो प्लेट है अर्थात ये C1 का लेफ्ट वाला प्लेट और C2 का ऊपर वाला प्लेट, ये दोनों प्लेट आइसोलेटेड है, मतलब ये दोनों प्लेट कोई भी बैटरी से और कुछ भी प्लेट से कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों में कनेक्शन है। तो मतलब यहाँ -Q1 चार्ज है तो ये +Q1 चार्ज होगा, तो श्योरली ये -Q1 हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर इस प्लेट को देखो, इस प्लेट को देखो और इस प्लेट को देखो, ये तीनों प्लेट भी आइसोलेटेड है, मतलब ये तीनों प्लेट का साथ वापस में कनेक्शन है, लेकिन और किसी भी प्लेट का साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर -Q1 चार्ज, यहाँ पर -Q2 चार्ज, ये आएगा कहाँ से, ये प्लेट से आएगा, इधर से सेंड कर रहा है Q1, इधर से सेंड कर रहा है Q2, तो इसका चार्ज हो जाएगा कितना, Q1 + Q2। तो इसका चार्ज श्योरली क्या होगा, -Q1 + Q2। ये क्या था, ये था C1 2 3 4 3 Q3, ठीक है। तो इधर हो जाएगा -Q1 + Q2, ठीक है। और देखो यहाँ से फिर मिल गया, क्योंकि यहाँ पर Q1 चार्ज गया है तो यहाँ से Q1 आया है और यहाँ से Q2, तो ये -Q1 + Q2 हो गया। तो सारे प्लेट का हमें अभी चार्ज जो है वो मिल गया। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया मैंने पूरा समझा दिया। अगर इसको समझ में नहीं आए तो वीडियो को फिर से शुरू से लो, जहाँ से मैं स्टार्ट किया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर से इसको पकड़ो। दो चीज़ हमेशा याद रखना कि जो सारे प्लेट्स बैटरी के साथ डायरेक्टेड कनेक्टेड नहीं हैं, बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड जो सारे प्लेट नहीं हैं, वो सारे प्लेट के अंदर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब ये दोनों प्लेट मिला के टोटल चार्ज 0 होगा, ये 3 प्लेट मिला के टोटल चार्ज 0 होगा, ऐसे। और एक बात जो है वो है कि एक कैपेसिटर का दोनों प्लेट का चार्ज हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। ये दोनों चीज़ ध्यान में रखते हुए ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है। 2-4 प्रॉब्लम बुक से उठाओ, उसको प्रैक्टिस करो, देखो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि अभी C1 C2 C4 का वैल्यू पता नहीं है, तो ये थोड़ा सा इसका जो इक्वेशन है कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन जब हम कोई प्रैक्टिस कराएंगे, कुछ प्रॉब्लम कराएंगे, अभी आज ही 2 प्रॉब्लम मैं कराऊंगा, तो 2 प्रॉब्लम जब कराऊंगा तब पता चलेगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू जब दिया होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ इसका कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखो थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि किरचॉफ्स लॉ यूज़ करके इसका जो है कि इक्वेशन लाने के लिए। यहाँ पर 2 लूप है तो हमें 2 इक्वेशन मिल जाएगा। और देखो 2 ही अननोन है यहाँ पर, एक है Q1 अननोन और दूसरा है Q2 अननोन। बाकी सारे C1 C2 C3 C4 5 एंड E1 E2 सब तो दिया होगा कैलकुलेशन में। तो ये 4 वोल्ट हो सकता है, ये 10 वोल्ट हो सकता है, E1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है।
तो Q1 Q2 दो अननोन है, हमें दो लूप से दो इक्वेशन मिल जाएगा, तो ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मैं एक लूप के लिए देखो इक्वेशन लिखता हूँ। कोई भी एक लूप में अगर इक्वेशन लिखना है तो दो बात ध्यान में रखना। एक है कि एक सेल का जब हम नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड जाएंगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है। मतलब अगर इस सेल का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, मान के चलो इस पॉइंट का पोटेंशियल V1, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा V1 + 2। मतलब तुम नेगेटिव प्लेट से जब पॉजिटिव चार्ज जाओगे तो इसका जितना पोटेंशियल है उतना बढ़ जाएगा, और अगर इसका पोटेंशियल V2 है तो इसका पोटेंशियल होगा V2 - 2। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में आने के बाद पोटेंशियल घट जाता है, क्योंकि इस पॉइंट का रिस्पेक्ट में इस प्लेट का पोटेंशियल ज़्यादा है। कैपेसिटर के लिए भी सेम रूल फॉलो होगा कि अगर इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C और चार्ज है Q, मान लो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब इस प्लेट का चार्ज है +Q और इस प्लेट का चार्ज है -Q, तो क्या होगा, इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल है V1 तो कैपेसिटर का दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, Q = होता है CV और V होता है Q/C। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो होगा Q/C। इस पॉइंट पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, मतलब इधर का पोटेंशियल कम हो जाएगा, कितना ना, Q/C इतना कम हो जाएगा। ऐसे हम अगर यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो देखो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो सारे इक्वेशन क्या होगा, देखो वो सारे इक्वेशन जो होगा, हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल है V, ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल V है, अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएंगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, कितना, E1 इसका पोटेंशियल है, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट आया तो पोटेंशियल बढ़ गया। अब जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएंगे तो देखो हम पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट जा रहा है तो पोटेंशियल घट जाएगा, कितना घट जाएगा, इसका चार्ज कितना है Q1 और कैपेसिटेंस कितना है C2, इतना पोटेंशियल यहाँ पर घट जाएगा। फिर हम इस पॉइंट से जब इस पॉइंट तक आएंगे तो देखो फिर से हम पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल फिर से गिरेगा और होगा Q1/C1। फिर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएंगे तो इस पॉइंट तक आने के बाद पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि हम पॉजिटिव प्लेट से फिर भी नेगेटिव प्लेट से आ रहा है तो माइनस होगा, और ये माइनस होके कितना होगा, ये माइनस होगा Q1 + Q2, ये है इसका चार्ज और इसका कैपेसिटेंस है C3। तो ये सारे पॉइंट इस पॉइंट से जब इस पॉइंट तक आएंगे तो ये जो पोटेंशियल हो गया, ये हो गया इस पॉइंट का पोटेंशियल, और इस पॉइंट का पोटेंशियल तो V है, तो ये सारे इक्वल टू हो जाएगा V। अब दोनों साइड से V और V कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं, देखो Q1/C2 प्लस Q1/C1 प्लस Q1 + Q2/C3 इज इक्वल टू E1। सिमिलरली हमें और एक इक्वेशन मिलेगा दूसरा लूप से, और दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें इसका कोई भी एक प्लेट का चार्ज हमें मिल जाएगा। तो ये होता है ये सर्किट सॉल्व करने का और एक एक कैपेसिटर में कितना चार्ज है ये कैलकुलेट करने का मेथड। अब हम दो एग्जाम्पल लेंगे और दो एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो चलो पहले एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये है हमारा सर्किट। इस सर्किट में देखो यहाँ पर एक ही सेल कनेक्टेड है, वो है 4 वोल्ट का, और 4 कैपेसिटर है जिसमें से 2 है 1 माइक्रोफैराड का और 2 है 2 माइक्रोफैराड का। अब इस प्रॉब्लम को हम सीरीज पैरेलल लॉ से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये दोनों पैरेलल होगा, फिर 3 सीरीज हो जाएगा, और इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि 1 और 1 2 माइक्रोफैराड है, तो मतलब ये 1 और 1 पैरेलल है। कैसे पैरेलल है, देखो कि
इस प्लेट को देखो, इसका ये प्लेट और इसका ये प्लेट इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, और इसका ये प्लेट और इसका ये प्लेट इस पॉइंट पर कनेक्टेड है। मतलब ये दोनों हो गया पैरेलल, 1 और 1 पैरेलल होने से इन दोनों का कैपेसिटेंस हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। अब 2 माइक्रोफैराड, फिर इसका सर्किट जो हो जाएगा वो सर्किट हो जाएगा ऐसा, इधर से 2 माइक्रोफैराड, इधर से 2 माइक्रोफैराड, और इधर से भी ये है 2 माइक्रोफैराड। तो 2 और 2 मिला के 2/3 माइक्रोफैराड हो जाएगा, 2/3 माइक्रोफैराड। और यहाँ से हम आसानी से Q1 Q2 सब चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम मैंने लिया क्यों? ये प्रॉब्लम लिया कि हम इस एक सिंपल सर्किट से ही हम शुरू करेंगे कि कैसे इस लॉ को अप्लाई करना है, और फिर जो दूसरा सर्किट हम लेंगे उसको तुम ऐसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए देखो, हमारा पास बैटरी का साथ 2 ही प्लेट डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक है ये वाला प्लेट और ये है ये वाला प्लेट, और कोई भी प्लेट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो बैटरी से ये 2 प्लेट कनेक्टेड है, इस 2 प्लेट का चार्ज हम ले लेंगे। इन 2 प्लेट का चार्ज हम कितना कितना लेंगे देखो, क्योंकि इस बैटरी का साथ देखो यहाँ पर क्या है कि पॉजिटिव प्लेट का साथ ये प्लेट कनेक्टेड है, तो इसका चार्ज हम लेते हैं +Q1, और इसका चार्ज तो हो जाएगा फिर -Q1, क्योंकि इस बैटरी Q1 चार्ज यहाँ से लेके इसको दे रहा है, चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहा है। बैटरी का काम ऐसा ही होता है। ये अगर -Q1 होगा तो ये ऑब्वियसली +Q1 होगा, और ये +Q1 होगा तो ये -Q1 होगा। ठीक है, हो गया। अब हम लेते हैं कि इस प्लेट का चार्ज मान लेते हैं कि +Q2 है, तो इस प्लेट का चार्ज -Q2 हो जाएगा। तो ये दोनों माइनस चार्ज, मतलब ये प्लेट का चार्ज, ये प्लेट का चार्ज कनेक्टेड कहाँ है? इस प्लेट का साथ है, मतलब ये -Q1 चार्ज, ये -Q2 चार्ज जो हो गया, तो यहाँ से चार्ज मतलब इस प्लेट ने यहाँ से Q1 खींच लिया, यहाँ से Q2 खींच लिया, और इस प्लेट का टोटल चार्ज हो गया Q1 + Q2। अगर इस प्लेट का टोटल चार्ज +Q1 + Q2 होगा, तो इस प्लेट का जो चार्ज होगा वो होगा -Q1 + Q2। और ये -Q1 + Q2 क्या कैसे हो रहा है? क्योंकि इसका चार्ज +Q2 है, इसका चार्ज +Q1 है, तो इधर से ये प्लेट से चार्ज इधर Q2 चला गया और इधर Q1 चला गया, तो इसका चार्ज हो गया -Q1 - Q2, मतलब -Q1 + Q2। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हमें क्या करना है? अभी इसका पोटेंशियल का इक्वेशन लिखना है। पोटेंशियल के इक्वेशन लिखने के लिए हम इस कॉमन पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल है V। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल V है, तो हम इधर से चलो जाते हैं, ऊपर तरफ गया तो पहले इस पॉइंट का पोटेंशियल V लिख लिया। फिर जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएंगे तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा कितना? V+ हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव प्लेट से हम इधर, ये प्लेट नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव है, यहाँ पर ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव है, और यहाँ पर ये वाला नेगेटिव और नीचे वाला पॉजिटिव है, और बैटरी का ये वाला साइड पॉजिटिव, ये वाला साइड नेगेटिव। तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? Q1 + Q2 बाई यहाँ पर 1। चार्ज जो है Q1 और Q2 दोनों ही चार्ज, Q1 एंड Q2 दोनों ही चार्ज का यूनिट मान लेते हैं माइक्रोकूलम। तो ये माइक्रोकूलम कैंसिल होके क्या होगा? माइक्रो कैंसिल, कूलम बाई कैपेसिटर के वैल्यू फैराड होके वोल्ट हो जाएगा। तो V + Q1 + Q2, फिर इस तरफ आओ, इस पॉइंट पर आओगे तो क्या होगा कि पोटेंशियल और बढ़ के हो जाएगा
Q2/1, और इस पॉइंट का मतलब ही तो ये पॉइंट है, क्योंकि ये पूरा तार एक ही तार है, और तार जब एक ही रहेगा, बीच में कोई रेजिस्टेंस और कैपेसिटर नहीं है, तो क्या होगा, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें ये मिल गया, ये वाला, और इस पॉइंट का पोटेंशियल तो V है, मतलब ये इक्वल हो जाएगा V। दोनों तरफ से V और V कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल रहा है, देखो, Q1 + 2Q2 = 0, अर्थात Q1 = -2Q2। तो ये एक इक्वेशन मिल गया है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, Q1 = -2 × Q2। ये हमारा काम में आएगा। ये है फर्स्ट लूप, इस लूप में मैंने अप्लाई किया। अब हम दूसरा लूप पर अप्लाई करेंगे। दूसरा लूप में हम कैसे अप्लाई करेंगे, देखो, दूसरा लूप में हम इधर से क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे। तो दूसरा लूप में, अर्थात लूप 2 में क्या होगा, ये है हमारा लूप 2। तो शुरू में V से स्टार्ट करेंगे, ये है V, फिर Q1 + Q2, फिर Q1 + Q2/1, ठीक है, फिर Q1/2, Q1/2, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें मिल गया। तो पहले ये V है इस पॉइंट का पोटेंशियल, फिर V प्लस ये पार्ट, ये है इस पॉइंट का पोटेंशियल, उसका साथ प्लस Q1/2 करने से इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया। फिर जब इस पॉइंट पर आओगे तो ये बैटरी का पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो -4 हो जाएगा। फिर इस पॉइंट से जब इस पॉइंट तक आओगे तो उसका साथ और भी ऐड हो जाएगा Q1/2, और फिर इस पॉइंट में आ गया तो ये हो गया V = अब दोनों तरफ से V भी कैंसिल कर दो। तो V भी कैंसिल करने से क्या होगा, देखो, यहाँ पर Q1/2 + Q1/2 दोनों मिला के Q1, तो ये Q1 और प्लस Q1, 2Q1 हो गया, प्लस Q2 = आ गया 4। और यहाँ से हमें देखो Q2 का वैल्यू क्या, हम Q1 का वैल्यू हम पुट कर देंगे। Q1 का वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो 2 × Q1 का वैल्यू है -2Q2 + Q2 = 4, मतलब ये -4Q2 + Q2 = हो गया 4, और -3Q2 = हो गया 4, मतलब Q2 जो है वो है -4/3। देयरफॉर Q1 कितना है, Q1 जो है वो है -2 × -4/3 = +8/3। तो इसका मतलब क्या होगा, ये होगा माइक्रोकूलम, ये होगा माइक्रोकूलम। तो हम चार्ज को अब देख लेते हैं कि कौन सा प्लेट में कितना चार्ज है। Q2 जो है वो है -4/3 माइक्रोकूलम। हम Q2 कहाँ लिए थे, यहाँ पर लिए थे, लेकिन Q2 क्या आ गया, माइनस आ गया, मतलब हम जिस प्लेट को प्लस लिए थे वो एक्चुअली माइनस होगा, और जिस प्लेट को माइनस लिया था वो प्लस होगा। मतलब यहाँ पर जो होगा इसका चार्ज, अभी देखो कि यहाँ पर इस साइड हो जाएगा प्लस और इस साइड हो जाएगा माइनस, और इसका चार्ज होगा 4/3 माइक्रोकूलम। तो Q2 जहाँ जहाँ है, Q1 Q2 को बाद में देखते हैं। तो हो गया। अभी Q1 का तो से ठीक है, मतलब ठीक ठाक मैंने पोलैरिटी ले लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 8/3 माइक्रोकूलम। यहाँ पर हमें मिल जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 8/3, जो पोलैरिटी लिया वही पोलैरिटी। और इधर क्या होगा, देखो इधर मैंने लिया था Q1 + Q2 और ऊपर प्लेट को प्लस पकड़ा था। तो Q1 + Q2 का वैल्यू कितना है यहाँ से देख लेते हैं। Q1 का जो वैल्यू है वो है 8/3 और Q2 का जो वैल्यू है वो है -4/3, तो इक्वल टू +4/3। मतलब यहाँ पर चार्ज मैंने पोलैरिटी ठीक लिया, लेकिन चार्ज जो होगा वो होगा +4/3 माइक्रोकूलम, और इस साइड माइनस होगा।
और इसका कैपेसिटेंस जो था वो ही 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो ये +4/3, ये -4/3, ये +4/3, ये -4/3, ये है -8/3। तो देखो अभी भी इक्वेशन मिल रहा है, क्योंकि ये +4/3, ये +4/3 दोनों मिला के +8/3, ये है -8/3 हो गया, ये है -8/3, ये +8/3 वो भी हो गया, और इधर से ये है -4/3, ये है -4/3 इक्वल टू -8/3, तो ये साइड है +8/3 वो भी पूरा मिल गया। तो ये है हर एक प्लेट का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने का, और हर एक प्लेट में चार्ज कितना होगा ये कैलकुलेट करने का प्रोसेस। अब चलो हम दूसरा सर्किट लेते हैं। तो दूसरा सर्किट देखो, तो ये है वो सर्किट जो मैंने पहले डिस्कस किया था। ये ह्यूस्टन ब्रिज तो है लेकिन बैलेंस कंडीशन में नहीं है। इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए फिर हम जो पहले किया था वही करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक इजी वे है हमारा, जो है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, कि अगर बैटरी का हम पॉजिटिव टर्मिनल से देखते हैं तो ये 6 है, ये 3 है, और नेगेटिव टर्मिनल से देखते हैं इधर 3 है, इधर 6 है। जब ऐसे इक्वल ये 3, इसका ये 3, इसका ये 6, उसका ये 6, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसे इसका सिमेट्री मान के चलेगा। मतलब जो डायगोनल में सिमेट्री मिल रहा है, चार्ज का भी ऐसे डायगोनल सिमेट्री हमें मिलेगा। मतलब अगर हम मानते हैं कि बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो कराया, बैटरी ने चार्ज जो सेंड किया इधर से वो है Q1 + Q2, इधर से सेंड करा, और इधर से खींच लिया वो भी है Q1 + Q2। हालांकि क्या होता है कि इधर से चार्ज लेके इसको देते हैं, इसको पकड़कर इसको दे दिया, नेगेटिव टर्मिनल में जो है वहाँ से चार्ज ले लेंगे, और क्या होगा पॉजिटिव टर्मिनल में जो है उसको चार्ज पकड़ा देंगे। तो ये Q1 और Q2 चार्ज मान लो कि 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर में वो Q1 चार्ज पहुंचा, और Q2 चार्ज पहुंचा कहाँ पर 6 माइक्रोफैराड में। तो इधर से क्या होगा, इधर से 3 में Q1 गया तो इधर से 3 से Q1 आएगा, और 6 में Q2 गया मतलब 6 से Q2 आएगा। अब चारों प्लेट का चार्ज हमें मिल गया, मतलब ये +Q1 तो ये तो -Q1 होगा, और ये +Q2 तो ये -Q2 होगा, ये -Q1 तो ये तो +Q1 होगा, और ये -Q2 है तो ये +Q2 होगा। आसान है। अब देखो कि इसका -Q1 चार्ज है, इसका +Q2 चार्ज है, मतलब 3 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है इसका नेगेटिव इस साइड का चार्ज और इस साइड का चार्ज क्या होगा, इस साइड का चार्ज देखो होगा Q2 - Q1, यहाँ पर -Q2 यहाँ पर +Q1। तो ये 3 प्लेट, ये वाला और ये वाला, ये 3 तो आइसोलेटेड प्लेट है, मतलब इस Q2 चार्ज यहाँ से मिला और Q1 चार्ज यहाँ से मिला, तो ये हो गया -Q2 है तो ये +Q2, ये +Q1 है तो ये -Q1 हो जाएगा। तो इधर तो उसका नेगेटिव होगा, मतलब -Q2 - Q1, और इसको +Q1 - Q2 इधर से लिख सकते हो। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अब हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर देखो 2 ही इक्वेशन हमें चाहिए। हालांकि यहाँ पर 3 लूप है हमारा, ये वाला एक लूप, ये वाला एक लूप और नीचे वाला ये लूप। तो हमें 2 लूप का इक्वेशन चाहिए। तो क्योंकि 2 अननोन है, एक है Q1 और दूसरा है Q2, तो इसका हम देखो 2 चीज़ कैलकुलेट करेंगे। एक है हम इन दोनों प्लेट का एक्रॉस, अर्थात बैटरी का दोनों टर्मिनल का एक्रॉस हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कैपेसिटेंस कितना है। क्यों, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है, बाद में मैं दिखाऊंगा कि टोटल कैपेसिटेंस इसका कितना होगा। यहाँ से बहुत ही सिंपल है, C इक्वल टू होता है Q/V, सॉरी Q इक्वल टू होता है Q इक्वल टू होता है CV, मतलब C इक्वल टू होगा Q/V इक्वल टू Q1 + Q2
बाई वी। मतलब Q1 Q2 का वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद दोनों को जोड़ दो, उसको V से डिवाइड कर दो, तो इस पूरा सर्किट का कैपेसिटेंस हमें मिल जाएगा। तो बाद में करेंगे हम, पहले हम Q1 और Q2 का वैल्यू कितना होगा ये देखते हैं। ये देखने के लिए हमें क्या करना है, हमें फिर से वोल्टेज लॉ अप्लाई करना होगा। हम शुरू करेंगे कॉमन एक पॉइंट से। कॉमन पॉइंट से करने का जरूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हम दो जो लूप लेंगे वो एक ये वाला और एक ये वाला। यहाँ से ध्यान से देखो कि तुम्हें लग सकता है कि हमें 3 लूप है तो हम 3 इक्वेशन ले सकते हैं, तो हम कोई भी 2 इक्वेशन ले लेंगे। तो 2 इक्वेशन कोई भी यहाँ से और यहाँ से लेकर काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इधर भी सोर्स कनेक्टेड नहीं है, इस लूप में भी सोर्स कनेक्टेड नहीं है। अगर दो ही लूप में सोर्स कनेक्टेड नहीं है तो हमें चार्ज का जो इक्वेशन मिलेगा वहाँ पर कोई सोर्स का वैल्यू नहीं मिलेगा। अगर सोर्स का वैल्यू नहीं मिलेगा तो Q1 Q2 कितना होगा वो तो सोर्स पर डिपेंड करेगा। अगर तुम सोर्स को ही इक्वेशन में नहीं रखोगे तो तुम्हें 2 इंडिपेंडेंट इक्वेशन नहीं मिलेगा। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सिमिलर हो जाएगा, सेम इक्वेशन आ जाएगा, सेम इक्वेशन। क्यों सेम इक्वेशन? Q1 3 पर, Q2 माइनस Q1 3 पर और Q2 6 पर। इधर देखो Q2 6 पर, Q2 माइनस Q1 3 पर, ये भी 3 पर। मतलब इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन आइडेंटिकल होगा और इसका इक्वेशन से इसका इक्वेशन डिफर करेगा। तो 2 आइडेंटिकल इक्वेशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब यहाँ पर दिख रहा है 3 लूप, लेकिन इफेक्टिवली हमें 2 ही इक्वेशन मिलेगा। एक है इस लूप से और ये दूसरा लूप से। हम जो शुरू में पोटेंशियल भी लिखते हैं वो जो 2 लूप में अप्लाई करना है, ऐसा पॉइंट से लो जो 2 ही लूप में अप्लाई कर पाओगे। तो इस पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी मान लेते हैं। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल भी है तो हम चलो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो शुरू करेंगे V से, इस पॉइंट का पोटेंशियल। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा कि इसका साथ माइनस Q1/3, ये मिल गया इस पॉइंट का। फिर ऊपर का पॉइंट आ जाओगे तो इस पॉइंट में अगर चलाओगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो इसका साथ Q2 माइनस Q1/3 ऐड कर दो। फिर यहाँ से जब यहाँ आ जाएंगे तो प्लस Q2/6 और इस पॉइंट का मतलब ये पॉइंट है, बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब ये इक्वल टू V। दोनों साइड से भी हम कैंसिल कर देंगे और भी कैंसिल करने के बाद इसका 6 LCM लेते हैं तो ये हो जाएगा -2Q1, ये हो जाएगा +2Q2 -2Q1 और ये हो जाएगा +Q2 इक्वल टू 0। और इधर से देखो -2Q1 -2Q1 -4Q1 +2Q2 +Q2 मतलब 3Q2 इज इक्वल टू 0। मतलब है मिल गया 4Q1 इक्वल टू 3Q2। तो एक इक्वेशन हमें मिल रहा है 4Q1 इक्वल टू 3Q2। ठीक है, एक इक्वेशन मिल गया, बहुत बढ़िया बात। दूसरा इक्वेशन हम इस लूप पर अप्लाई करेंगे। तो जो पॉइंट से मैंने शुरू किया था वही पॉइंट से फिर से शुरू करेंगे। तो ये लूप 2 पर आ गया मैंने। लूप 2 जो है वो है ये वाला और लूप 1 जो है वो है ये वाला और ये वाला, ये भी लूप 1 ही है। तो देखो लूप 2 में हम शुरू करेंगे फिर इस पॉइंट से, मतलब V लिख लिया मैंने। V का बाद राइट साइड में इस पॉइंट पे चला जाओ तो -Q1/3 वही हुआ था फेल इक्वेशन में। अब हम ऊपर नहीं जाएंगे, इस साइड में इस पॉइंट पर आ जाएंगे। उस पॉइंट पर आ जाओगे तो -Q2/6 आ जाएगा। अब इस पॉइंट सेम है तो यहाँ से अब जब यहाँ आएंगे तो बैटरी का नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया, मतलब +10 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा इस पॉइंट का पोटेंशियल V। तो यहाँ पर दोनों साइड से V और V कैंसिल। यहाँ से हम लिख सकते हैं -Q1/3 +
प्लस Q2/6 इक्वल टू -10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इधर से देखो 6 LCM, इधर हम 2Q1 लिखेंगे, इधर Q2 लिखेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 10 और हमें मिल गया 2Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 60। अब 4Q1 का वैल्यू है हमें, यहाँ से हमें 2Q1 इक्वल टू मिल जाएगा 3/2Q2। तो 2Q1 को रिप्लेस कर देंगे 3/2Q2 से, तो हमें जो मिलेगा देखो वो होगा 2Q1 उसका रिप्लेस में 3/2Q2 प्लस Q2 इज इक्वल टू 60। और हमें जो मिल गया देखो यहाँ पर वो हो जाएगा 3/2 प्लस 2 ने 5/2 Q2 इक्वल टू 60 और Q2 इक्वल टू 60 इंटू 2/5 इक्वल टू 24 माइक्रोकूलम। मतलब Q2 जो मिल गया वो हो गया 24 माइक्रोकूलम। तो Q1 कितना होगा? Q1 इक्वल टू होगा 3/4 Q2, मतलब Q1 हो जाएगा 3/4 24 इंटू 3/4 इक्वल टू 18 माइक्रोकूलम। तो Q1 हमें मिल गया 18 माइक्रोकूलम, Q2 मिल गया 24 माइक्रोकूलम। मतलब यहाँ पर होगा 18, यहाँ पर 24, यहाँ पर 18, यहाँ पर 24 और इधर होगा Q2 माइनस Q1, मतलब 24 माइनस 18 इक्वल टू 6। ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये 24, ये 18, ये 18, ये 24 और ये 6। और इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है? देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें जो मिलेगा वो होगा, कैसे होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कि इस सेल के साथ अगर एक कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे ये चारों कैपेसिटर के बदले, तो उसका कैपेसिटेंस अगर C है, इसका 10 वोल्ट है, तो इस कैपेसिटर उतना ही चार्ज ड्रॉ करेगा जितना चार्ज ये सारे मिला के ड्रॉ किया था, मतलब Q1 प्लस Q2। और Q1 प्लस Q2 कितना है? 24 प्लस 18 इक्वल टू 42। मतलब चार्ज जो होगा इस कैपेसिटर का वो है 42 माइक्रोकूलम और वोल्टेज है 10, मतलब कैपेसिटेंस कितना है? C इक्वल टू Q/V और C इक्वल टू Q मतलब 42 माइक्रोकूलम बाई 10 वोल्ट इक्वल टू 4.2 माइक्रोफेराड। ये है इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये था आज का पूरा क्लास। दूसरे क्लास में हम फिर आएंगे और उसका जो हम डिस्कस करेंगे वो है डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर के बीच में एयर कोर नहीं रख के अगर हम किसी प्लास्टिक या पेपर को घुसा देते हैं तो वहाँ से क्या होगा, उसका कैपेसिटर का वैल्यू कैसे चेंज होगा, ये हम डिस्कस करेंगे। और ये था आज का पूरा क्लास। होप यू हैव एंजॉयड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ पुट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर। और इफ़ आई हैव टू टेक मोर क्लास on the basis your question, then I will take another class on these topics. Thank you. Good luck.